अब नर्मदा नदी जिसे हम पहले डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक पहाड़ी है जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यह नदी गाज और धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। तो गाज जैसे अभी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जैसे ये पहाड़ी है और ये पहाड़ी को काटते हुए जैसे नदियाँ बहती है तो वो गाज होता है। और धुआंधार प्रपात जलप्रपात होता है, जब पहाड़ी से पानी नीचे गिरता है ना तो वो जलप्रपात का निर्माण करती है। तो उस नाम क्या है? धुआंधार जलप्रपात। तो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि नर्मदा नदी क्या बनाती है? धुआंधार प्रपात बनाती हैं। इसके सहायक नदियाँ शक्कर, दूधी, तवा और गजल हैं। यह नदी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है, मतलब फैली हुई है। दूसरी जो प्रायद्वीपीय नदी है वो है तापी, जो इसी के समानांतर बहती है, मतलब इसी के पैरेलल में बहती है। अब इसका पहला पॉइंट क्या है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पहाड़ी से ये निकलती है, यानी कि मध्य प्रदेश से ही ये भी निकलती है। तो वो जो ऊपर वाली है हमारी नर्मदा नदी, वो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और ये बैतूल जिले में सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। तो ऊपर वाला जो है वो है अमरकंटक पहाड़ी और ये है सतपुड़ा पहाड़ी। ये नदी नर्मदा नदी के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, यानी बिल्कुल पैरेलल इस तरह से बहती है ये। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। और ये कौन कौन से स्टेट में फैली हुई है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र में ये फैली हुई है, यानी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में ये फैली हुई है। अगला है हमारा वो है गोदावरी नदी। ये सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, इसके अलावा इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसका रीज़न भी हमें पता होना चाहिए। जैसे गंगा नदी उत्तर में बहती है और ये जो नदी है सबसे बड़ी वो दक्षिण में बहती है। ठीक है, और क्योंकि ये ज़्यादा राज्यों में बहती हैं, मतलब सभी नदियों की तुलना में ये लंबी है, जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियाँ उनकी तुलना में ये सबसे लंबी है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? दक्षिण की गंगा बोला जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है, यानी महाराष्ट्र से ये बहना शुरू होती है। और पश्चिमी घाट जो हमने मैप में पहले सीखा हुआ है इस तरीके से, ये पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, तो यहाँ से ये बहती है। इसकी सहायक नदियाँ पूर्वा, वर्धा, प्राहिंता, मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये नदी जो है वो बहती है। अगला है हमारा महानदी। तो महानदी का जो उद्गम स्थल है वो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि है और ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसका जो अपवाह द्रोणी है, मतलब जिस राज्यों में ये बहती है, वो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा। अगला छोटा नदी है, मतलब छोटी सी नदी, प्रायद्वीपीय नदी है, कृष्णा नदी। इसका उद्गम स्थान भी महाराष्ट्र है, महाबालेश्वर के निकट ये शुरू होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदी तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा है। और ये कौन कौन से राज्य में बहती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश। तो इन राज्यों में क्या, मतलब इन नदियों में क्या आपको, मतलब उद्गम स्थान अगर आप ध्यान रखोगे ना, तो अगर एमसीक्यू बनेगा तो आपको सॉल्व करने में ईजी रहेगा। और किस तरफ बहती है, तो हमें दो ही नदी नाम याद रखना है। नर्मदा तापी जो है वो अरब सागर में गिरती है, बाकी सारी नदियाँ जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट है हमारा कावेरी नदी। तो इसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी श्रृंखला है और सहायक नदी अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी है। तमिलनाडु में कुंडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिरती है। अब यदि हम द्रोणी क्षेत्र की बात करें तो यह नदी जो है वो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में बहती है। अब अगला है हमारा झील, लेक जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, लेक, झरना है ना, जो पहाड़ी से पानी गिरता है तो लेक बनता है ना, मतलब एक नदी, मतलब बड़ा सा तालाब की तरह। तो लेक है, मतलब झील है, सॉरी। तो झील की उपयोगिता सबसे पहले हमें कि झील हमारे लिए क्यों ज़रूरी है।
तो सबसे पहली बात, झील जो होता है वो पर्यटन का केंद्र होता है। लोग जैसे वुलर झील आपने सुना होगा, जम्मू कश्मीर का जो मीठा पानी का सबसे बड़ा झील है। लोग घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं। तो इससे क्या है, आय जनरेट होती है। अब हम कहीं भी जाएंगे घूमने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ घूमेंगे, खाने पीने पे खर्च करेंगे, होटल में रहेंगे, शॉपिंग करेंगे। तो उससे क्या होगा, उस राज्य की इनकम जनरेट होगी, मतलब पैसा कमाएगी वो राज्य, ठीक है। तो यानी कि जो झील होता है वो क्या होता है, पर्यटन का केंद्र होता है। इसके अलावा जो झील होता है वो, उससे हम जल मतलब उसके पानी का इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं। नमक का निर्माण भी होता है। सिंचाई में सहायक होता है। जैसे मान लो ये एरिया आपका, यहाँ झील है और मान लो अगर खेत है तो आप झील के पानी को आसानी से खेतों तक ले जा सकते हो और खेती कर सकते हो। इसके अलावा बाढ़ का नियंत्रण होता है। जैसे मान लो नदी है, नदी के पानी को रोक करके अगर एक झील बना दिया जाता है तो उससे क्या होगा, जिस एरिया में भी बाढ़ आती थी उस बाढ़ को हम रोक सकते हैं। नदी के बहाव को सुचारू रूप से ये चला के मतलब जारी रखता है, ये सुचारू रूप से चलता रहता है। नदी जो है आराम से बहती रहती है आगे की तरफ। जलीय पारितंत्र को संतुलित करता है। यानी कि जो जल में पारितंत्र होता है, जैसे मछलियाँ, जलीय जीव होते हैं, तो वो सुचारू रूप से जीवित रहते हैं इनमें। तो यानी इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बना रहता है। अब अगर हम झील की बात करें तो झील भी दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक मतलब जिसे प्रकृति ने बनाया है, और मानव निर्मित जिसे मानव ने बनाया है। तो अगर हम प्राकृतिक झील की बात करें तो सांभर लवणीय जल है जो राजस्थान में है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये। इसके अलावा भीमताल, डल झील, नैनीताल, लोकताल, बड़ा पानी, ये सारे कुछ प्राकृतिक झील हैं। अगर अब हम मानव निर्मित झील की बात करें तो गुरु गोविंद सागर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, ये सारे कुछ मानव निर्मित झील हैं। जिसे हमने बिजली बनाने के लिए या अन्य उद्देश्य से, जैसे बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए, इन सब उद्देश्यों के लिए हमने इसको बनाया है। अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी है और भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अलावा नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नमामि देवी नर्मदे एक योजना चलाई है, जिसका उद्देश्य सेम वही है, यमुना नदी को साफ करना और प्रदूषण को कम करना इसमें से। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत और अरब सागर। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात है वो शिव समुद्रम, जो कि कावेरी नदी द्वारा बनाया जाता है। तो ये हमारे कुछ शॉर्ट पॉइंट्स हैं जो हमने इस चैप्टर के कवर किए हैं। इसके अलावा भी हमारे 2 पॉइंट्स और 2 टॉपिक्स और बचे हुए हैं, नदी प्रदूषण और नदियों का उपयोग, जो हम आगे करने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें कवर करना है, नदियों का अर्थव्यवस्था पे महत्व, यानी कि जो नदी है वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन और अनेक मानवीय क्रियाओं के लिए अनिवार्य है। जैसे कि हम क्या क्या काम करते हैं नदी के पानी से, तो खेती है ना। इसके अलावा जो भी हमारे घरों में पानी आता है वो भी नदियों का ही पानी होता है, जिससे हम नहाना, कपड़े धोना, खाना बनाना, ये सब चीज़ें करते हैं। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल में ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं और अपने राज्य के उन शहरों की भी सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कुछ चीज़ें जो हम याद रख सकते हैं, वो क्या याद रख सकते हैं कि जो नदियों का पानी है उसका हम उपयोग करते हैं मानवीय क्रियाकलापों के लिए, यानी कि नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। इसके अलावा नदी का पानी जो है वो सिंचाई के लिए उपयोग होता है, कृषि में। नदी का जो जल है वो नौ संचालन के लिए यूज़ होता है। जो नदी का जल है वो जल विद्युत निर्माण के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होता है।
तो इस प्रकार से नदी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक छोटा सा राष्ट्रीय नदी जल संरक्षण योजना NRCP, राष्ट्रीय नदी जल संरक्षण योजना, यानी कि नदियों को बचाने के लिए क्या कार्यक्रम शुरू किया गया है। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ था। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया है। नदियाँ देश में जल का प्रमुख स्रोत हैं। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। ठीक है, यानी ये जो योजना चलाई गई थी उसका मुख्य उद्देश्य था गंगा नदी को साफ करना, और 1985 में ये शुरू हुई थी। इसके अलावा 1995 में इस योजना से और भी नदियों को जोड़ दिया गया, और इसका उद्देश्य क्या है, नदियों को साफ करना और प्रदूषण को कम करना, और उसके पानी की गुणवत्ता को क्या करना, बढ़ाना, ताकि उसको उपयोग अच्छे से उसको हम उपयोग कर सकें। नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक और कृषि की बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों में अधिक जल की निकासी होती है तथा इसका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण और अपरिष्कृत कचरे से मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिक और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। अब देखो बच्चों, नदी प्रदूषण, जैसे कि जब अगर मान लो नदी के पानी का जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, जब कम हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नदी का प्रदूषण बोलते हैं। ठीक है, अब नदी प्रदूषित क्यों हो रही है, तो सबसे बड़ा कारण तो है कि जो शहरों से गंदा पानी बह रहा है, ठीक है, नालों में, वो सीधा नदियों में बहा दिया जाता है। इसके अलावा फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी, जिसे अपरिष्कृत बिना फिल्टर किए हुए नदियों में बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से सारा का सारा कचरा, केमिकल जो है वो नदी में घुल जाता है और नदी का जो पानी है वो प्रदूषित हो जाता है। इसके अलावा कृषि में जो हम कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं वो ज़मीन से होते हुए भौम जल में मिल जाता है, और उससे भी जो प्रदूषण है, जल प्रदूषण, वो बढ़ रहा है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से जो जल प्रदूषण है वो बढ़ रहा है।